जुड़वा भाई गुस्से में भागकर अपनी जुड़वा बहन के पास पहुंचा। उसने बहन का गला पकड़ लिया और पूछा कि आखिर उसने अपने ही सगे पिता को मारने जैसा कदम कैसे उठा लिया। इसी बीच मीडिया में ये दुखद खबर तेजी से फैल गई कि चोई सुंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कांग का निधन हो गया है। उनकी मौत उनके परिवार और करीबियों के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। दूसरी तरफ हुआंग की हालत बेहद गंभीर थी और उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। उसके पास सिर्फ बैक ही रुका रहा और लगातार उसकी देखभाल करता रहा। वहीं जी यून को अपने पिता को आखिरी बार देखने के लिए अस्पताल जाना पड़ा। चेयरमैन कांग की अचानक मौत ने उनकी सौतेली पत्नी और सबसे छोटी बेटी के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया था। जी यून की हालत ऐसी हो गई थी कि वो सुन्न पड़ चुकी थी। वो बार बार अपने पिता को पुकार रही थी, लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। जिसने भी अपनी जिंदगी में किसी सबसे प्यारे इंसान को खोया है, वो उस वक्त जी यून के दर्द को अच्छी तरह समझ सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। डॉक्टरों ने जैसे तैसे हुआंग की जान बचाई और होश में आते ही वो सीधे अस्पताल पहुंच गया। वहां उसने देखा कि दामाद चेयरमैन कांग के शव को मोर्चरी की तरफ ले जा रहा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपनी मौजूदा पहचान की वजह से उसे उनके पारिवारिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं था। वो बस बेबस होकर अपनी आंखों के सामने शव को जाते हुए देखता रह गया। उधर छोटा भाई अपनी बहन के पास पहुंचा और उससे पूछा कि उसने अपने ही सगे पिता को क्यों मार दिया। लेकिन जहां भाई बहुत गुस्से और बेचैनी में था, वहीं बड़ी बहन बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। उसने दावा किया कि उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। उसने कहा कि चोई सुंग ग्रुप उनके माता पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा था। वो किसी भी कीमत पर इसे अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन जी यून के हाथों में नहीं जाने देगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बड़ी बहन ने कहा कि इस मुश्किल समय में उन्हें एक सगे भाई बहन होने के नाते एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक बार फिर उसने अपने छोटे भाई को अपनी बातों में फंसा लिया। ऐसा लग रहा था कि वो लोगों की सोच को अपने हिसाब से मोड़ने और उन्हें अपने पक्ष में करने में माहिर थी। उसके सामने छोटा भाई बिल्कुल कमजोर पड़ गया। तभी मीडिया वालों को भी इस खबर की भनक लग गई और वे अस्पताल के बाहर टूट पड़े। उन्होंने दामाद से चेयरमैन कांग की मौत के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। सबका कहना था कि चेयरमैन कांग की तबीयत पहले से बेहतर हो रही थी, तो फिर उनकी अचानक मौत कैसे हो गई। तभी बड़ी बहन भी वहां पहुंच गई और अपने पति का बचाव करने लगी। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करने वाली बेटी है, लेकिन हुआंग जानता था कि ये सब सिर्फ एक दिखावा था। बड़ी बहन केवल खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए ये पूरा नाटक कर रही थी। उसी समय हुआंग को अचानक उसकी दादी का फोन आया। वो तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद उसे उसकी दादी सड़क पर गिरी हुई मिली। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपने शरीर से उन्हें ढक लिया। उस ठंडी और बर्फीली रात में दादी और पोता एक दूसरे को पकड़कर बस रोते रहे। हुआंग को बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही सबकी जिंदगी इस हालत में पहुंच गई है, लेकिन उसकी दादी ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। इतनी मुश्किल हालत में भी उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता थी कि हुआंग ने कुछ खाया है या नहीं और वो ठीक से सो पा रहा है या नहीं। उन्हें बस यही डर था कि कहीं उनका पोता भूखा रहकर ठंड में तकलीफ न झेल रहा हो। हुआंग अपनी दादी को घर ले गया और उन्हें प्यार से सुला दिया। उसने इससे पहले कभी किसी का इतनी शांति और इतनी परवाह के साथ ख्याल नहीं रखा था। शायद ये भी उसका अपने किए की भरपाई करने का एक तरीका था। चेयरमैन कांग अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पाए थे। इसकी कीमत उन्हें अपने ही बच्चों के हाथों चुकानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। बड़ी बेटी ने चेयरमैन कांग को उस वक्त मार दिया जब हुआंग अभी उनके साथ शरीर बदलकर वापस नहीं आ पाया था। चेयरमैन कांग घर के चारों तरफ देखने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी सपने या भ्रम में खो गए हों। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हुआंग और उसकी दादी एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। बचपन से ही हुआंग को फुटबॉल के लिए एक अलग ही जुनून था। उसने कसम खाई थी कि वो भविष्य में एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बनेगा। उसकी दादी हमेशा उसके पीछे खड़ी रहती थी और उसके सपने को पूरा करने में उसका साथ देती थी। हर दिन प्रैक्टिस के बाद जब उसके पैरों में चोट लगती थी तो वही चुपचाप उसकी देखभाल भी करती थी। अब चेयरमैन कांग को आखिर समझ आ गया कि हुआंग ने पहले उस खाली चेक पर चोई सुंग ग्रुप का नाम क्यों लिखा था। हुआंग के लिए उसका फुटबॉल करियर उतना ही जरूरी था जितना चेयरमैन कांग के लिए चोई सुंग ग्रुप था। चेयरमैन कांग का अंतिम संस्कार एक चर्च में किया गया। उनकी सौतेली पत्नी और सबसे छोटी बेटी लगातार उनके ताबूत के पास बैठी रहीं। कुछ देर बाद बड़ी बेटी और छोटा बेटा भी वहां पहुंच गए। मिसेस को खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में बड़ी बेटी के पास जाकर पूछने लगी कि उसने अपने ही पति की जान कैसे ले ली, लेकिन बड़ी बेटी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि मिसेस को उस पर झूठा आरोप लगा रही हैं। तभी जीयून ने बताया कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है कि चेयरमैन कांग के अस्पताल के कमरे में सबसे आखिर में बड़ी बेटी ही गई थी। ये सुनकर बड़ी बेटी थोड़ी घबरा गई। मिसेस को ने तुरंत घोषणा कर दी कि वो अपने पति का पोस्टमार्टम करवाएंगे ताकि मौत की असली वजह पता चल सके। अगर चेयरमैन कांग के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो दोषी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में बड़ी बेटी ने जीयून को थप्पड़ मार दिया और माँ बेटी दोनों को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी हद नहीं पहचानी तो उन्हें इसकी दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मिसेस को और जीयून उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब बड़ी बेटी हर समय बॉडीगार्ड से घिरी रहती थी। उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं कैमरे में उसके खिलाफ कोई सबूत न बचा हो, इसलिए उसने अपने लोगों को जीयून के घर भेजा ताकि सारे सबूत खत्म किए जा सकें। दूसरी तरफ छोटा भाई अपने पिता के अंतिम संस्कार में हो रहे इस पूरे तमाशे को देखकर घृणा से सिर हिलाने लगा। शायद यही उनके परिवार का तथाकथित खुशहाल रूप था। उधर दूसरे भाई और उसकी पत्नी के बीच भी झगड़ा शुरू हो गया। अब उसे साफ साफ पता चल चुका था कि उसकी पत्नी और उसके ससुर हमेशा से उसके साथ धोखा कर रहे थे। उसे ये भी पता चल गया कि वे दोनों मिलकर बड़ी बहन का साथ दे रहे थे। दोनों अंतिम संस्कार के बीच ही जोर जोर से लड़ने लगे। आखिरकार जीयून ने दोनों को वहां से निकलवा दिया। अब ये सोचकर भी हैरानी होती थी कि आखिर चेयरमैन कांग ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि उन्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रही थी। अगली सुबह फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई। सभी लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर 300 बिलियन की रकम का गबन किसने किया। बड़ी बेटी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि वो जांच के लिए पूरी तरह तैयार है।
है। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि अगर वही दोषी निकली तो वो खुद ही चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे देगी। लेकिन बाहर से मजबूत दिखने वाली बड़ी बेटी अंदर ही अंदर डर रही थी, इसलिए वो लगातार अपने लोगों को भेजकर हर सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके सहायक ने उसे बताया कि उसके पति प्रोफेसर मिन अस्पताल की नौकरी छोड़ चुके हैं। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा है। उसके पति ने कहा कि अब से वो पीछे रहकर उसका सहारा बनेंगे ताकि वो बिना किसी चिंता के पूरे ग्रुप को संभाल सके। लेकिन सच तो ये था कि वो खुद से बहुत निराश हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी अपनी काबिलियत की कमी की वजह से वे चेयरमैन कांग की जान नहीं बचा पाए, इसलिए अब वो लोगों की जान बचाने वाले इस पेशे को जारी रखने का मन नहीं रहा। उसी शाम हुआंग चेयरमैन कांग को श्रद्धांजलि देने के लिए चर्च पहुंचा। ताबूत के सामने खड़े होकर उसे बहुत दुख महसूस हुआ। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से खुद बन गया हो। चेयरमैन कांग को अपने लगातार किए गए फैसलों पर गहरा पछतावा हो रहा था। शुरुआत में वो सिर्फ अपने बच्चों की गलतियों को सुधारना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ और ज्यादा बिगड़ता चला गया। उनके बच्चे पाप और गलतियों में और गहराई तक डूबते चले गए, जबकि उन्होंने खुद भी अनजाने में एक मासूम इंसान यानी हुआंग की मौत का कारण बनने में भूमिका निभाई। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। चेयरमैन कांग ने फैसला किया कि वो अपने पछतावे को ही अपनी ताकत बनाएंगे और अब आगे चलकर वो हुआंग की जिंदगी उसके लिए जिएंगे और उसकी दादी की सेवा करके अपना फर्ज निभाएंगे। जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अगले ही दिन हुआंग अपनी दादी को एक बहुत महंगे और शानदार अपार्टमेंट में ले गया, लेकिन दादी को ये नई और अनजान जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो इधर उधर अपने पोते को ढूंढने लगी और बार बार कहने लगी कि उन्हें अपने पुराने घर वापस जाना है। दादी की जिद के आगे हुआंग हार गया। वो उन्हें उनके पुराने पसंदीदा पार्लर में बाल बनवाने ले गया। नए हेयर स्टाइल और अपने प्यारे पोते के साथ समय बिताकर दादी बहुत खुश हो गई। इसके बाद वो हुआंग को पूरे बाजार में घुमाने ले गई। असल में वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि उनका पोता कितना होशियार और हैंडसम है। हुआंग ने महसूस किया कि दादी को फूल बहुत पसंद है, इसलिए उसने उनके लिए एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता खरीदा। इसके बाद दोनों ने साथ में स्वादिष्ट खाना भी खाया। लेकिन हुआंग यही नहीं रुका। उसने घर के लिए कई नए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे ताकि दादी को ज्यादा सुविधा मिल सके। उसने उनकी सेहत के लिए अच्छे सप्लीमेंट्स भी खरीदे और इस डर से कि दादी कहीं भूल ना जाए, उसने हर दवाई की बोतल पर अलग से नोट लिख दिया। दादी को कुछ अजीब महसूस होने लगा। हुआंग जो कुछ भी कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं दूर जाने की तैयारी कर रहा हो। तभी हुआंग को जे उनका फोन आया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जे उन पानी की तरह शराब पी रही थी। अक्सर लोग नशे में अपने दिल की सच्ची बातें कह देते हैं। जे उन रोते हुए अपने पिता को दोष देने लगी कि वो बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले ही उसे छोड़कर चले गए। वो हमेशा अपने पिता का प्यार चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके पिता उसे गले लगाएं और प्यार भरी नजरों से देखें। लेकिन अब शायद उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। उनके रिश्ते में हमेशा सिर्फ जेउन ही कोशिश करती रही, जबकि चेयरमैन कांग ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगले दिन घर में परिवार के सभी लोग मौजूद थे। जुड़वा भाई बहनों ने मिसेस को और उनकी बेटी को बताए बिना ही चेयरमैन कांग का अंतिम संस्कार कर दिया था। आज वकील चेयरमैन कांग की वसीयत सुनाने आया था। वसीयत में मिसेस को और उनकी बेटी को संपत्ति का बहुत छोटा हिस्सा दिया गया था, जिसे उनके बीते हुए समय और रिटायरमेंट के खर्च के तौर पर बताया गया। बाकी पूरी संपत्ति जुड़वा भाई बहनों के परिवारों में बराबर बांट दी गई। यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी कंपनी के शेयरों में 1% हिस्सा मिला। मिसेस को और जेउन अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकले थे कि तभी पुलिस वहां पहुंची और मिसेस को जांच के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस को शक था कि 300 बिलियन वॉन के गबन मामले की असली मास्टरमाइंड वही है। जेउन अपनी मां को ले जाते हुए सिर्फ बेबस होकर देखती रह गई। उसे लगने लगा कि अब इस घर में उसका कोई अपना नहीं बचा। उसके अपने सौतेले भाई बहन ही उसे बर्बाद करने पर तुले हुए थे। दूसरी तरफ मिसेस को के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहती थी ताकि उनकी बेटी इस मामले में ना फंसे। अब माँ और बेटी पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि वे जुड़वा भाई बहनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तभी जे उनको पता चला कि उसकी माँ की मोहर और कई जरूरी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसे शक हुआ कि ये सब उसकी बड़ी बहन ने किया है ताकि नकली सबूत बनाकर उन्हें फंसाया जा सके। उसने सेक्रेटरी ली से इस मामले की जांच करने को कहा। जे उनने हुआंग को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। वो पूरी तरह परेशान और बेचैन हो गई। उसी रात उसका बड़ा भाई चोरी छिपे उससे मिलने आया। उसने कहा कि उसने चेयरमैन कांग की कब्र के सामने कसम खाई है कि अब वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। बड़े भाई ने जे उनसे कहा कि उन्हें एक नाटक करना होगा। दुनिया के सामने वे दोनों दुश्मन बनकर रहेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे मिलकर बड़ी बहन के खिलाफ लड़ेंगे। अगले दिन बड़ी बहन का भव्य पदग्रहण समारोह था। आखिरकार उसका सपना पूरा हुआ और वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गई। अपनी मां को कानूनी मुसीबत से बचाने के लिए जे उनके पास मजबूरी में स्माइल कंपनी के 15% शेयर उसे देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बड़ी बहन ने जे उन की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया था, क्योंकि जे उन अपनी मां को कभी नहीं छोड़ सकती थी। अब बड़ी बहन आराम से चोई सुन ग्रुप की चेयरमैन बन चुकी थी। उसने एक शानदार भाषण दिया और वादा किया कि वो कंपनी को आने वाले समय में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसके बाद उसने अपने सबसे खास आदमी हुआंग को सबके सामने पेश किया। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका शायद जेउन को लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हुआंग इसी वक्त उसे धोखा देगा। तब पता चला कि हुआंग ने पहले ही एक योजना बनाई थी, जिसके तहत बड़ी बहन ने मिसेस को का इस्तेमाल करके जेउन पर दबाव डाला और उससे स्माइल कंपनी के 15% शेयर अपने नाम करवा लिए। इसके बदले में हुआंग को बड़ी बहन के साथ काम करने का मौका मिला। बड़ी बहन ने सबके सामने हुआंग को अपना सबसे बड़ा तुर्क का इक्का बताया। ये सुनते ही जेउन भागकर उसके पास पहुंची और उससे पूछने लगी कि आखिर
उसने उसे इसी वक्त धोखा क्यों दिया। वांग ने साफ कह दिया कि अब जेउन उसके किसी काम की नहीं रही, अब उसे अपने लिए एक नया और ज्यादा फायदेमंद सहारा ढूंढना था और बड़ी बहन इसके लिए सबसे सही विकल्प थी। इसके बाद जेउन और बेक को एक बहुत दूर और सुनसान जगह वाले विभाग में भेज दिया गया। एक नजर में ही समझ आ रहा था कि इस जगह को बहुत सालों से छोड़ दिया गया था। जेउन और बेक को अपना ऑफिस खुद ही साफ करना पड़ा। वे एक तरफ सफाई कर्मचारी का काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ कीड़े मकोड़ों को हटाने का भी काम कर रहे थे। उधर हुआन को बड़ी बहन हर जगह अपने साथ लेकर जा रही थी। उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कई संभावित बिजनेस पार्टनर से मिलने का मौका मिल रहा था। उसी दोपहर चेयरमैन ना अचानक बड़ी बहन से मिलने पहुंचे। वो अपने साथ एक पुराना पाइन का पेड़ भी तोहफे में लाए थे। उसका मतलब था कि वो हमेशा मजबूत बनी रहे और अपने काम में खूब सफलता हासिल करे। लेकिन हुआंग ने तुरंत उनके इन खोखले शुभकामनाओं का असली मतलब समझ लिया। चेयरमैन ना ने भी हुआंग को तुरंत पहचान लिया। उल्लेवा के लिथियम खदान प्रोजेक्ट को हुआंग द्वारा उनसे छीन लेने की घटना को लेकर वो अभी तक गुस्से में थे। पहले हुई डील के मुताबिक चेयरमैन ना बड़ी बहन को चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद करने वाले थे। बदले में बड़ी बहन को हाइड्रोजन प्रोजेक्ट टाइहा ग्रुप को देना था। लेकिन अब जब उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था तो उसने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। चेयरमैन ना गुस्से से भरे हुए थे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। उन्होंने दांत पीसते हुए धमकी दी कि वो उसे फिर से वहीं पहुंचा देंगे जहां से उसने शुरुआत की थी। इसी बीच हुआंग को ये जानकर राहत मिली कि मिसेस को रिहा कर दिया गया है। उसने तुरंत सेक्रेटरी ली को बुलाया और उसे पैसों से भरा एक सूटकेस दे दिया। वो रकम इतनी थी कि माँ बेटी अमेरिका में कई साल आराम से गुजार सकती थी। सेक्रेटरी ली ने कहा कि मिसेस को और उनकी बेटी शायद कभी साउथ कोरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी, लेकिन हुआंग ने कहा कि उन्हें हर हाल में अमेरिका जाकर छिपना होगा, क्योंकि बड़ी बहन को अभी भी शक था कि अस्पताल वाले कमरे की निगरानी कैमरे की वीडियो उन्हीं दोनों के पास है जिस रात चेयरमैन कांग की हत्या हुई थी। अगर वो अपनी सगी पिता की हत्या कर सकती है तो वो उन्हें कैसे छोड़ सकती है। मिसेस को जीवन के पास अब न पैसे बचे थे और न रहने की जगह, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए एक सार्वजनिक स्नान घर में रहना पड़ा। हुआंग वहां पहुंचा और दूर से ही उन्हें चुपचाप देखने लगा। मिसेस को की कमजोर और थकी हुई हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वो उन्हें कंबल उड़ाना चाहता था लेकिन जीवन ने उसे गलती से कोई बदमाश आदमी समझ लिया। हुआंग तुरंत वहां से भाग गया और अच्छी बात ये रही कि जीवन और मिसेस को उसे पहचान नहीं पाई। पैसों की कमी के कारण जीवन ने तुरंत हुआंग के घर के बिल्कुल पास एक कमरा किराए पर ले लिया। अब वो उसके करीब रहकर उस पर नजर भी रख सकती थी और रोज उसकी दादी के घर से मुफ्त का खाना भी खा सकती थी। यानी एक तीर से दो निशाने लग गए थे। ऊपर वाले के भरोसे रहने वाले दिन अब खत्म हो चुके थे, इसलिए मिसेस को और उनकी बेटी ने पूरी बेशर्मी वाला तरीका अपना लिया। दोनों ने दादी के बनाए खाने की इतनी तारीफ की कि बूढ़ी दादी बहुत खुश हो गई। आखिरकार अपनी मीठी बातों की वजह से माँ बेटी ने हुआंग और उसकी दादी के घर पर लंबे समय तक मुफ्त खाना खाने का इंतजाम कर लिया। इसके बाद भी जीयून लगातार हुआंग का पीछा करती रही, जिससे वो बेहद परेशान हो गया। लेकिन जीयून किसी जोंक की तरह थी, जितना वो उसे दूर करने की कोशिश करता वो उतना ही ज्यादा चिपक जाती। लेकिन हुआंग भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत पलटवार किया। उसने दुनिया द्वारा ठुकराए गए 3 लोगों यानी बेक, जीयून और सेक्रेटरी किम को वेयरहाउस विभाग में भेज दिया। वहां उन तीनों को बेहद कठिन काम करना पड़ा। उनके सामने काम का ऐसा पहाड़ था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जीयून का हौसला टूटने की बजाय और बढ़ गया। जितनी मुश्किलें बढ़ रही थीं, उतना ही उसका इरादा मजबूत होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी नफरत को ही अपनी ताकत बना रही है। छोटी मोटी परेशानियां उसे बिल्कुल नहीं रोक सकती थीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हुआंग ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके निजी बदला लेना शुरू कर दिया। उसने जीयून को बैंक सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम पर लगा दिया। वहां उसे हजारों ग्राहकों को समझाकर बैंक कार्ड खुलवाने के लिए मनाना पड़ता था। लगातार 2 दिन तक पूरी ताकत से काम करने के बाद जीयून को लगने लगा कि दिन भर चलने और खड़े रहने से उसके पैर जवाब दे देंगे। जीयून की जिद देखकर हुआंग पागल होने लगा था। वो सिर्फ चाहता था कि वो कुछ मुश्किलें झेलें और आखिरकार हार मान ले। अगर माँ बेटी जल्दी से अमेरिका नहीं गई तो उसे डर था कि बड़ी बहन जल्द ही अपना धैर्य खो देगी। उसे हर समय यही चिंता सताती रहती थी कि कहीं मिसेस को और उनकी बेटी के पास चेयरमैन कांग की हत्या का सबूत तो नहीं है। सेक्रेटरी ली ने सुझाव दिया कि अगर उनके पास निगरानी कैमरे की वीडियो है तो उसी का इस्तेमाल करके बड़ी बहन को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हुआंग ने कहा कि वो सबूत अभी भी काफी नहीं है। बड़ी बहन बहुत चालाक और खतरनाक थी। जब तक जीत की पूरी गारंटी न हो तब तक कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता था। चेयरमैन कांग की मौत इसका सबसे बड़ा सबूत थी। इसी दौरान बड़ी बहन ने अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाया। उसे रिश्वत देकर अस्पताल की निगरानी कैमरे की फुटेज मिटाने के लिए मजबूर किया गया। गार्ड ने पैसे लिए, नौकरी छोड़ दी और अब एक सस्ते इंटरनेट कैफे में छिपकर रह रहा था। हुआंग वहां पहुंचा और किसी तरह उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद उसने उसे कुछ मुआवजे के पैसे दिए और दोनों ने तुरंत एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लिया। हुआंग ने सिक्योरिटी गार्ड से बात की और निगरानी कैमरे की फुटेज वापस खरीदने के लिए 500 मिलियन की डील तय कर ली। इस सौदे को रात में एक पार्किंग लॉट में पूरा करने का फैसला किया गया। जल्दी पहुंचने पर हुआंग ने गलती से पता लगा लिया कि चेयरमैन ना के लोग भी वहां मौजूद थे। असल में चेयरमैन ना के पास भी बड़ी बहन का एक बड़ा राज था। उसे पता चल चुका था कि उसने अपने ही पिता को मारा था और अब वो इसी राज का इस्तेमाल करके उसे अपने कंट्रोल में करना चाहता था। हुआंग को शक था कि इस पूरे मामले के पीछे चेयरमैन ना का हाथ है, जबकि बड़ी बहन को अपने छोटे भाई पर शक होने लगा। लेकिन शायद उसका शक सही था। असल में छोटे भाई और जी हुन ही पर्दे के पीछे से सारी चालें चल रहे थे। जब दोनों ऑफिस में बैठकर गंभीर बात कर रहे थे तभी अचानक बड़ी बहन वहां पहुंच गई। उसे देखकर जी हुन डर गई और तुरंत टेबल के नीचे छिप गई। दरअसल इन दोनों भाई बहन ने अपने जान पहचान का इस्तेमाल करके एक अखबार में चेयरमैन कांग की संदिग्ध मौत की खबर छपवाई थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उसी अखबार से संपर्क किया जिससे छोटे भाई का सबसे ज्यादा संबंध था। खुशकिस्मती से उसी समय एक फोन आ गया जिससे बड़ी बहन का ध्यान भटक गया और उनकी सच्चाई सामने आने से बच गई, क्योंकि इस वक्त वो खुद एक बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस चुकी थी। सब कुछ शांत होने के बाद हुआंग भी वहां पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली क्योंकि जी हुन अपनी बहन के हाथों पकड़ी नहीं गई थी। उसने जी हुन को डांटते हुए कहा कि ये कोई खेल नहीं है जहां वो अपनी बहादुरी दिखाए। ये जिंदगी और मौत का मामला है और वो आखिर कब तक अपनी जान खतरे में डालती रहेगी। उधर चेयरमैन ना बड़ी बहन को जबरदस्ती एक सुनसान गोदाम में ले गया। वहां पहुंचकर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा।
कच्ची मछलियों की बदबू जितनी भयानक थी उससे कहीं ज्यादा डरावना चेयरमैन ना का असली चेहरा था। पता चला कि उसके पास बड़ी बहन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो खुद मान रही थी कि उसने तकिए से चेयरमैन कांग का दम घोटा था। बड़ी बहन ने कहा कि वो पुरानी बात है, इस बार चेयरमैन कांग की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने बताया कि अस्पताल के कमरे में कैमरा देखने के बाद वो तुरंत वहाँ से चली गई थी। बहुत संभव है कि उसी मौके का फायदा उठाकर चेयरमैन ना ने हत्या की हो और सारा इल्जाम उसके सिर पर डाल दिया हो। अब बड़ी बहन को एहसास हुआ कि वो आग से खेल रही थी और अब उसका जलना तय था। चेयरमैन ना ने उसकी आंखों के सामने ही सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करवा दी, जिससे उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो पूरी सच्चाई सबके सामने ला देगा। बड़ी बहन अब एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुकी थी। चेयरमैन ना जैसे खतरनाक इंसान के सामने वो अभी भी काफी अनुभवहीन थी। आखिरकार उसने मदद के लिए हुआंग का सहारा लेने का फैसला किया। दोनों चर्च में मिले जहाँ चेयरमैन कांग की याद में उनकी तस्वीर रखी गई थी। अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी बड़ी बहन से हुआंग ने सीधे सवाल किए। उसने पूरी कोशिश की कि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके, लेकिन वहाँ जलती मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी जैसे उसकी सच्चाई बयां कर रही थी। इतना सब होने के बाद भी बड़ी बहन ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसने चेयरमैन कांग की हत्या की थी। हुआंग ने उसकी बात पर विश्वास किया क्योंकि उसे भी लग रहा था कि इस पूरे खेल के पीछे चेयरमैन ना का हाथ हो सकता है। लेकिन बड़ी बहन अब भी यही मानती थी कि चेयरमैन कांग को मरना ही चाहिए था। उसकी नजर में वो एक बहुत बुरा पिता था जो हमेशा अपने बच्चों को तकलीफ देता था। उसकी बातें सुनकर हुआंग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात थी कि वो उसे शांत रखे। हुआंग ने वादा किया कि अगर वो उसे पूरी सच्चाई बताएगी तो वो चेयरमैन ना के खिलाफ उसकी मदद करेगा। अगली सुबह चेयरमैन ना ऐसे चॉइसुम ग्रुप के ऑफिस में घुसा जैसे वो उसी का मालिक हो। वो आराम से बड़ी बहन की चेयरमैन वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने आदेश दिया कि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट तुरंत तायहा ग्रुप को सौंप दिया जाए। चेयरमैन ना बिना कोई पैसा लगाए करोड़ों का प्रोजेक्ट हथियाना चाहता था, लेकिन अपनी कमजोरी उसके हाथ में होने के बावजूद बड़ी बहन ने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया। चेयरमैन ना ने उसकी धमकी दी कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वो पूरी इज्जत और नाम बर्बाद कर देगा। लोगों को मानसिक रूप से तोड़ना और धमकाना चेयरमैन ना की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इस बार शायद उसका सामना हुआंग से होने वाला था। इधर जियान और उसका भाई भी सच्चाई के करीब पहुंचने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि चेयरमैन ना ने बड़ी बहन की कोई बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ रखी है, तभी वो उसके साथ इतनी मनमानी कर रहा है। दोनों ने फैसला किया कि वे दोनों पक्षों को आपस में लड़ने देंगे और खुद फायदा उठाएंगे। उसी शाम मिसेस को अपने दामाद से मिलने पहुंची। वो बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना बनाकर लाई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उसने चेयरमैन कांग की इलाज करने की पूरी कोशिश की थी। मिसेस को बस ये जानना चाहती थी कि आखिर उनके पिता की मौत कैसे हुई, लेकिन दामाद ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। तभी मिसेस को की नजर दामाद की कार की डिक्की में रखे मेडिकल किट पर पड़ी। अगर उसने डॉक्टर का काम छोड़ दिया था तो फिर वो अभी भी मेडिकल सामान क्यों रख रहा था। इसके बाद मिसेस को चुपचाप उसका पीछा करने लगी, लेकिन दामाद बहुत सावधान था। उसने आसानी से उनका पीछा छुड़ा लिया। वहीं दूसरी तरफ असली भाई बहन भी अपनी चाल चलने लगे। उन्हें पता था कि चेयरमैन ना को बोनसाई पौधों का बहुत शौक है, इसलिए भाई ने अपने नाम का इस्तेमाल करके गाय यून को उसके निजी घर भेज दिया। ऊपर से देखने पर जी यून एक प्रोफेशनल पौधों की देखभाल करने वाली कर्मचारी बनकर वहाँ पहुंची थी। लेकिन असल में दोनों चेयरमैन ना के गुनाहों के सबूत ढूंढ रहे थे। जैसे ही उन्हें सबूत मिले तभी नौकरानी ने आकर बताया कि चेयरमैन ना वापस आ गया है। ये सुनते ही दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से जितनी तेज भाग सकते थे भाग निकले। ये सच में बहुत ही करीबी बचाव था। दोनों जाकर एक कार के अंदर छिप गए और वहाँ से चेयरमैन ना की हरकतों पर नजर रखने लगे। लेकिन तभी वे हैरान रह गए क्योंकि वहाँ हुआंग भी दिखाई दिया। हुआंग ने चेयरमैन ना को बड़े सम्मान से सलाम किया। हुआंग अच्छी तरह जानता था कि कब झुकना है और कब सिर उठाकर खड़ा होना है। वो हर हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानता था। हुआंग चाहता था कि वो चेयरमैन ना के साथ मिल जाए, लेकिन चेयरमैन ना बहुत चालाक और शक करने वाला इंसान था, इसलिए वो इतनी आसानी से हुआंग पर भरोसा नहीं करने वाला था। आखिर में हुआंग को अपने पैर का लंबा निशान दिखाना पड़ा ताकि चेयरमैन ना और उसकी बेटी का भरोसा जीत सके। हुआंग ने कहा कि बड़ी बहन की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया और वो कभी फुटबॉल मैदान में वापस नहीं जा सका, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करता है। और क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो चेयरमैन ना के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अपनी बात को और भरोसेमंद बनाने के लिए हुआंग ने वादा किया कि वो बिना एक भी पैसा खर्च किए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चेयरमैन ना को दिला देगा। ये सुनकर चेयरमैन ना और उसकी बेटी बहुत खुश हो गए। बाहर निकलते समय हुआंग ने देखा कि चेयरमैन ना की बेटी लंगड़ा कर चल रही थी और उसके पैर में दर्द था। तभी हुआंग ने अपनी तेज सोच का इस्तेमाल करते हुए पुरानी घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। जिस नर्स को उसने रखा था उसके मुताबिक चेयरमैन कांग को मारने वाला इंसान अस्पताल की इमरजेंसी सीढ़ियों से भागा था। अब इस औरत के घायल पैर सबसे बड़ा सबूत बन चुके थे। एनसे और बड़ी बहन हमेशा से एक दूसरे की दुश्मन थी, लेकिन कुछ समय से वो बड़ी बहन की तरह कपड़े पहनने लगी थी और उसकी तरह व्यवहार भी करने लगी थी। अब सच्चाई सामने आ गई थी। वो बड़ी बहन बनकर चेयरमैन कांग का कत्ल करना चाहती थी और पूरा इल्जाम उसी पर डालना चाहती थी। ये जानकर हुआंग को थोड़ा सुकून मिला। कम से कम चेयरमैन कांग अपने असली बच्चों के हाथों नहीं मरे थे। उसी शाम मिसेस को अपने सौतेले बेटे के साथ बैठी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सौतेली माँ और बेटे का रिश्ता इतना अच्छा हो जाएगा। छोटा भाई अब बदल चुका था और गलत रास्ते पर चलना छोड़ चुका था। मिसेस को बहुत खुश थी कि जे यून और उसके भाई को चेयरमैन ना के घर से सबूत मिल गए थे, लेकिन उनका मानना था कि चोई सांग
ग्रुप के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो सारी जानकारी तायहा ग्रुप तक पहुंचा रहा है। भाई लगभग हुआंग का नाम बता ही देता, लेकिन समझदार जे यून ने उसे तुरंत रोक दिया। जब हुआंग घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी दादी जी यून द्वारा लाए गए केक खा रही थी। हुआंग तुरंत समझ गया कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। दरअसल जी यून खाने का बहाना बनाकर उसकी जासूसी कर रही थी। उसने तो हुआंग का कचरा तक इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ताकि फेंके हुए कागजों से कोई सबूत मिल सके। जब मिसेस को ने अपनी बेटी को कचरे में सबूत ढूंढते देखा तो उन्हें तुरंत पूरी बात समझ आ गई। वो अपनी बेटी को अकेले परेशान होने नहीं देना चाहती थी। इसके बाद माँ और बेटी ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वे हर समय हुआंग के पीछे पड़ गईं, जिससे वो पूरी तरह परेशान हो गया। अगले दिन भी दोनों हुआंग के साथ चिपकी रहीं। वे उसके हाथ में मौजूद जरूरी फाइलों की फोटो लेना चाहती थी, लेकिन हुआंग बहुत सतर्क था। वो हर वक्त उनसे सावधान रहता था, इसलिए माँ बेटी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाई। अगली सुबह जी यून थकी हुई और उदास हालत में कंपनी पहुंची। उसने एक बार फिर चेयरमैन कांग को ठंडे दिल वाला इंसान कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर सेक्रेटरी ली को बहुत बुरा लगा। उसने जी यून को बताया कि चेयरमैन कांग ने उसके लिए अतीत में क्या क्या किया था। वो चुपचाप अमेरिका तक गए थे सिर्फ इसलिए ताकि अपनी बेटी को परेशान करने वाले बदमाशों से निपट सके। वो हमेशा एक शांत पिता की तरह दूर से उसकी रक्षा करते रहे। उनका प्यार दिखावे वाला नहीं था, लेकिन उसमें बेहिसाब और सच्चा प्यार भरा हुआ था। उसी रात मिसेस को ने बताया कि उन्होंने सुना है कि हुआंग हाइड्रोजन प्लांट जाने वाला है। दरअसल हुआंग वहां प्रोजेक्ट की सबसे कीमती जानकारी चुराने जा रहा था, क्योंकि उसने पहले ही चेयरमैन ना से वादा किया था कि वो ये प्रोजेक्ट उसे मुफ्त में दिलाएगा, इसलिए अब उसे ये खतरनाक कदम उठाना ही था। चेयरमैन ना के सेक्रेटरी की मदद से हुआंग आसानी से उस जगह के अंदर पहुंच गया। उसने यूएसबी ड्राइव में सारा डेटा कॉपी करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसके सिर में ऐसा दर्द शुरू हुआ जैसे उसका सिर फटने वाला हो। उसी समय सेक्रेटरी ली का फोन आया। उसने बताया कि जी यून भी प्लांट पहुंच चुकी है। ये सुनकर हुआंग पूरी तरह हैरान रह गया। जी यून वहां पहुंची और उसने हुआंग से पूछा कि आखिर उसने तायहा ग्रुप के साथ मिलकर चॉइसांग ग्रुप को बर्बाद करने का फैसला क्यों किया। गुस्से में हुआंग उस पर चिल्लाया और कहा कि वो उसके मामलों में दखल ना दे और तुरंत वहां से चली जाए, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। तभी चेयरमैन ना के सेक्रेटरी ने जी यून पर हमला कर दिया। वो इतना ताकतवर था कि हुआंग और बोक दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाए। हुआंग खून से लथपथ जी यून को अपनी बाहों में उठाकर बिजली की रफ्तार से मेडिकल मदद ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बोक ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। इसी दौरान एक गुप्त जगह पर दामाद और दूसरे भाई ने एक बड़ा राज छिपा रखा था। ये राज था कि चेयरमैन कांग अभी मरे नहीं थे। असल में दोनों ने उन्हें गुप्त रूप से यहाँ छिपा कर रखा हुआ था और उनका इलाज करवा रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि चेयरमैन कांग के शरीर के अंदर इस समय हुआंग की आत्मा फंसी हुई थी, जो बेबसी में चीख रही थी। अगर हम अतीत में जाएं तो सच्चाई ये थी कि चेयरमैन कांग पर हमला उनकी बहू ना युन से ने किया था। उसने बड़ी बहन का रूप धारण करके सबको धोखा दिया था और पूरी दुनिया यही मान बैठी कि चेयरमैन कांग की मौत उनकी अपनी बेटी के हाथों हुई। जी यून, मैडम को और हुआंग तीनों को लगा कि चेयरमैन कांग अब नहीं बचेंगे, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि दामाद बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंच गया और उसने तुरंत चेयरमैन कांग को फर्स्ट एड दी। उसने जहर का असर रोक दिया और इलेक्ट्रिक शॉक देकर चेयरमैन कांग को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। इसके बाद दामाद चेयरमैन कांग को मॉर्ग ले गया और उन्हें एंटीडोट सीरम का इंजेक्शन दिया। थोड़ी देर बाद छोटा बेटा भी वहां पहुंच गया। शुरुआत में उसे लगा कि दामाद उसकी पत्नी के साथ मिला हुआ है और दोनों मिलकर उनके पिता को मारना चाहते हैं, लेकिन जब पूरी सच्चाई सामने आई तो दोनों ताकतवर आदमियों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने एक लावारिस आदमी की लाश का इस्तेमाल किया और सबको ये यकीन दिला दिया कि वही चेयरमैन कांग की लाश है। बड़ी बहन पहले से ही डर और पछतावे में थी, इसलिए वो लाश को जल्दी से जल्दी जलवाना चाहती थी ताकि कोई परेशानी खड़ी ना हो। लेकिन अनजाने में उसने दामाद और छोटे भाई को चेयरमैन कांग को चुपचाप बचाकर निकालने का एक परफेक्ट मौका दे दिया। इस समय चेयरमैन कांग इमरजेंसी रूम में है और जल्द ही होश में आने वाले हैं। इसी दौरान हुआंग को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसे कुछ बुरा होने का अंदाजा हो गया हो। उसके सिर में इतना तेज दर्द हुआ कि वो खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाया और चेयरमैन ना के आदमियों से जे यून को बचा लिया। जब उसने जे यून के सिर से खून निकलते देखा तो बिना एक सेकंड सोचे उसे अपने कंधे पर उठाया और डॉक्टर को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। उस वक्त हुआंग ने अपनी दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उसे अपनी बेटी को बचाना है। सच में एक बाप का प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा रिश्ता होता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई, पूरे इलाके को घेर लिया और जी यून को तुरंत फर्स्ट एड दी। हुआंग बार बार कह रहा था कि उसका ब्रेन स्कैन करवाया जाए ताकि ये पक्का हो सके कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन जी यून काफी शांत थी और मजाक में बोली कि वो बिल्कुल ठीक है और बैल जितनी मजबूत है। फिर जी यून ने चेयरमैन ना के घर से चुराए हुए दस्तावेज दिखाए। ये देखकर हुआंग बहुत गुस्सा हो गया और उसे डांटने लगा कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। उसने बताया कि चेयरमैन कांग को नुकसान पहुंचाने वाले और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन ना और उसकी बेटी ही हैं। हुआंग ने उसे समझाया कि आगे से बहुत संभल कर काम करे। उसने वादा किया कि अब सब कुछ वो खुद संभाल लेगा और जे यून को बस मैडम को के साथ अच्छी जिंदगी जीनी है। जे यून ने हैरान होकर पूछा कि वो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है और एक अजनबी को बचाने के लिए अपनी जान तक क्यों दाव पर लगा देता है। जी यून अपने पिता का बदला लेना चाहती थी। वो खुद उन सभी लोगों को सजा देना चाहती थी जिन्होंने चेयरमैन कांग को मारने की साजिश में हिस्सा लिया था, लेकिन हुआंग ने उसे रोक दिया। जी यून को समझ नहीं आया कि हुआंग उसके परिवार के मामले में दखल क्यों दे रहा है। तब हुआंग ने कहा कि चेयरमैन कांग कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी नफरत में जलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। बदला इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हुआंग ने उससे वादा किया कि बदला वो लेकर देगा। उसने जी यून से कहा कि उसे बस जीत की खबर का इंतजार करना है और खून खराबे का काम उस पर छोड़ देना है। इसके बाद हुआंग वापस चेयरमैन ना से मिलने गया। जे यून
यून को बचाने की वजह से उसका पहले वाला प्लान लगभग खराब हो गया था, जिसकी वजह से चेयरमैन ना उससे खुश नहीं था। लेकिन हुआंग ने झूठ बोल दिया कि उसकी अपनी एक रणनीति थी। चेयरमैन ना उस समय मुख्य राज हासिल करके बहुत खुश था, इसलिए उसने हुआंग पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। इसी बीच हुआंग और सेक्रेटरी ली ने उस रात की अस्पताल की निगरानी फुटेज भी हासिल कर ली जिस रात चेयरमैन कांग पर हमला हुआ था। उसी शाम जी यून अपने भाई और भाभी के निजी घर के बाहर जाकर इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने यून से को देखा वो गुस्से से भर गई। वहीं यून से भी अपनी सबसे छोटी ननद को देखकर काफी हैरान हो गई। यून से ने जोर जोर से हॉर्न बजाकर जी यून को भगाने की कोशिश की, लेकिन जी यून अपनी जगह से नहीं हिली। तब यून से ने बिना कुछ कहे सीधा गाड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। अच्छी बात यह हुई कि उसका भाई सही समय पर आ गया और उसने जी यून को खींचकर बचा लिया। अब जब यून से अपना मकसद पूरा कर चुकी थी तो उसने भाई बहन के सामने अच्छा बनने का नाटक भी छोड़ दिया। अपनी पत्नी की खुली बेइज्जती और नफरत देखकर भाई खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। उसने जी यून को समझाया कि वो उसकी बातों को दिल पर न ले और उसे नजरअंदाज कर दे, लेकिन तभी जी यून ने एक ऐसा सच बता दिया जिसे सुनकर सब हिल गए। उसने कहा कि उनकी प्यारी भाभी ही उनके पिता को मारने की जिम्मेदार है। उस रात भाई अकेला बैठकर अपना सिर पकड़कर पछताता रहा। सालों पहले प्यार में अंधा होकर उसने चेयरमैन कांग की हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और यून से शादी कर ली थी। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने सिर्फ एक जहरीली औरत को नहीं बल्कि अपने पिता की जान भी खतरे में डाल दी थी। अगली सुबह यून से ने चेयरमैन ना से साफ कह दिया कि वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है। अब उसका पति उसके किसी काम का नहीं रहा था और उसे नाटक करते करते थकान होने लगी थी। जब पिता और बेटी अभी भी अपनी जीत पर खुश हो रहे थे तभी यूनसे को बड़ी बहन का फोन आया। बड़ी बहन ने उसे कमर्शियल डायरेक्टर के पद से हटा दिया था। ये सुनकर यूनसे गुस्से से भर गई। उसने सोचा कि जब बड़ी बहन ने रिश्तों की परवाह नहीं की तो अब उसे भी किसी पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। उसी समय तायहा की तरफ से छोटे भाई की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। उस रिकॉर्डिंग में बड़ी बहन खुद मान रही थी कि उसने चेयरमैन कांग का दम तकिए से घोटकर उनकी जान ली थी। इसके जवाब में चोई सुंग ग्रुप ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। तभी चेयरमैन ना को पता चला कि जिस हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहे थे वो असल में एक पुराना और बेकार वर्जन था। ये जानकर वो अंदर तक हिल गए। लगातार 2 बार धोखा खाने के बाद चेयरमैन ना अपना आपा खो बैठे। अब पिता और बेटी भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। जेल जाने का डर देखकर यूनसे ने धमकी दी कि अगर चेयरमैन ना ने उसे नहीं बचाया तो वो उन्हें भी अपने साथ ले डूबेगी। दोपहर में पुलिस ने छापा मारकर चेयरमैन ना के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये देखकर यूनसे कांपने लगी। फिर पिता और बेटी दोनों बड़ी बहन के पास समझौता करने पहुंच गए। बड़ी बहन ने कहा कि अगर चेयरमैन ना तायहा ग्रुप की एनर्जी एसेट सौंप दे तो वो चेयरमैन कांग की मौत से जुड़ा उनका राज छिपा कर रखेगी। लेकिन इतनी मुश्किल हालत में होने के बाद भी चेयरमैन ना झुकने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ हुआंग को पहले से ही चेयरमैन ना की सिंगापुर में की गई मनी लॉन्ड्रिंग की सारी जानकारी मिल चुकी थी। चेयरमैन ना को हमेशा लगता था कि वो बहुत सावधानी से काम करते हैं और कभी कोई गलती नहीं छोड़ते, लेकिन हुआंग उनके दिमाग की परछाई की तरह था जिसे उनकी हर चाल का पता था। अगले दिन हुआंग सिंगापुर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। वहां उसकी अचानक जी यून से मुलाकात हो गई। जी यून ने खुद को एक विदेशी महिला की तरह तैयार किया था ताकि वो बड़ी बहन और चेयरमैन ना के लोगों से बचकर विमान में चढ़ सके। उसी शाम कई दिनों बाद बड़ी बहन को अपने पति की याद आई। दोनों ने साथ बैठकर स्टेक खाया और बातें की। बातों बातों में बड़ी बहन ने पूछा कि अस्पताल से छुट्टी लेने के बावजूद उसकी कार में दवाइयां क्यों थीं। पति ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसे अपना पुराना काम याद आ रहा था, इसलिए उसने चुपके से बाहर का एक काम पकड़ लिया था। बड़ी बहन ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन उसने कितना भरोसा किया ये साफ नहीं था। पत्नी को विदा करने के बाद पति ने राहत की सांस ली और अपनी गाड़ी लेकर विला पहुंच गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि मैडम को उसका पीछा कर रही थी। वहां पहुंचकर मैडम को ये देखकर बड़ा झटका लगा कि जिसे सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे वही चेयरमैन कांग जिंदा थे। मैडम को ने अपने सौतेले बेटे को गले लगा लिया और बार बार चेयरमैन कांग की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद दिया। छोटे बेटे ने अपनी सौतेली माँ से वादा किया कि इस बार वो हर कीमत पर चेयरमैन कांग की रक्षा करेगा। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था और अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता था। उधर सेक्रेटरी ली और मिस्टर बाक चेयरमैन ना के अपराधों की जांच में जुटे हुए थे। साथ ही हुआंग के बाहर रहने के दौरान उसकी दादी की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। सिंगापुर में हुआंग धीरे धीरे यूनसे को घेर रहा था ताकि उससे ज्यादा फायदा हासिल किया जा सके। यूनसे ने जवाब में अपने 2 बॉडीगार्ड से हुआंग को पकड़वा दिया। उसे लगा कि वो संख्या के बल पर जीत जाएगी, लेकिन तभी जी यून वहां पहुंच गई। तभी यूनसे को एहसास हुआ कि जो सबसे छोटी बहन हमेशा मासूम दिखती थी असल में वही सबसे ताकतवर खिलाड़ी थी। जी यून ने पैसे देकर दोनों बॉडीगार्ड्स को अपनी तरफ कर लिया। तभी यूनसे को पता चला कि कोरिया में किसी ने अस्पताल की क्लोजअप सीसीटीवी फुटेज जारी करती है जिसमें वो घटना वाले दिन अस्पताल के चेयरमैन कांग के कमरे में जाती हुई साफ दिखाई दे रही थी। अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यूनसे का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया और उसने हुआंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हुआंग ने उसे तुरंत पकड़ लिया। दांत पीसते हुए उसने कहा कि वो बहुत लंबे समय से उसे बर्दाश्त कर रहा था। जब चेयरमैन ना को पता चला कि उनकी बेटी पूरी तरह फंस चुकी है तो वो गुस्से में बड़ी बहन के पास पहुंचे। बड़ी बहन ने साफ कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सच ये था कि वो खुद भी डर में जी रही थी क्योंकि हालात अब उसके हाथ से निकल चुके थे। इसके बाद चेयरमैन ना और बड़ी बहन सबके सामने एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और सबके सामने चेयरमैन ना को गिरफ्तार कर लिया। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। बाद में पता चला कि मिस्टर पार्क ने डिलीवरी मैन का भेष बदलकर हत्या के सबूत सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिए थे। इसी वजह से चेयरमैन ना को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और वहां से सालों से जमा की गई अवैध दौलत का बड़ा खजाना बरामद किया, लेकिन गिरफ्तार होकर ले जाए जाने से पहले चेयरमैन ना अपने लोगों को कार्रवाई करने का इशारा देने में सफल रहे।
रहे। दूसरी तरफ युनसे ने अपने सगे पिता की बेरहम बातें खुद अपने कानों से सुनी। वो पूरी तरह से टूट गई। चेयरमैन ना ने खुद को बचाने के लिए अपनी ही बेटी को बलि का बकरा बनाने में एक पल की भी देरी नहीं की। अपना काम खत्म करने के बाद हुआंग और जेयुन वापस देश लौट आए और एयरपोर्ट से बाहर निकले। तभी बड़ी बहन ने हुआंग को कंपनी में अकेले मिलने के लिए बुलाया। हुआंग ने पहले जीयुन को घर भेज दिया और खुद बाद में टैक्सी लेने का फैसला किया, लेकिन अचानक काले कपड़े पहने कुछ लोग उसके सामने आ गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से हुआंग को लिफ्ट देने की पेशकश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने उसे बांधकर एक बंद जगह पर कैद कर दिया। उधर चेयरमैन ना को पैसे और ताकतवर लोगों के सहारे बहुत जल्दी जमानत मिल गई। वो हुआंग से नफरत की हद तक नफरत करते थे। जब हुआंग ने उन्हें कुछ ताने मारे तो उनका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। तभी हुआंग ने अपना असली राज खोल दिया। उसने बताया कि वही असली और मशहूर चेयरमैन कांग है। ये सुनकर चेयरमैन ना का गुस्सा और भी बढ़ गया और उन्होंने बिना किसी डर के बदला लेना शुरू कर दिया। उसी रात बड़ी बहन बेहद परेशान थी और उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली। जैसे जैसे वो शराब के नशे में डूबती जा रही थी, तभी उसके फोन पर उसके पिता का कॉल आया। कॉल देखकर उसका नशा थोड़ा उतर गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे चेयरमैन कांग उसके सामने खड़े हों। बड़ी बहन को लगा कि उसने सच में कोई भूत देख लिया है। लोग कहते हैं कि अगर इंसान बहुत देर तक अंधेरे रास्ते पर चलता रहे तो एक दिन उसे अपने किए का सामना करना ही पड़ता है। बड़ी बहन ने अपनी जिंदगी में इतने गलत काम किए थे कि उसके दिल में हमेशा एक डर छिपा रहता था। उसे डर था कि कहीं चेयरमैन कांग एक दिन वापस आकर उससे हिसाब न मांग ले। लेकिन कुछ देर बाद जब उसका नशा थोड़ा उतरा तो उसे समझ आया कि ये कोई भूत नहीं था। उसके सामने हुआंग खड़ा था, उसके पिता नहीं। हुआंग का पूरा सिर खून से लथपथ था और उसे देखकर बड़ी बहन भी एक पल के लिए हिल गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सब चेयरमैन ना का किया हुआ है, लेकिन उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मार तो उसे नहीं पड़ी थी। उसने सोचा कि हुआंग शायद ये बताने आया है कि उसने चेयरमैन ना का काम तमाम कर दिया है, लेकिन हुआंग ने कहा कि शुरू से ही उसका असली निशाना वही थी। तायहा ग्रुप से लेकर चोई सुंग तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ऐसी चाल थी जिससे एक साथ दो काम पूरे हो जाए। फिर हुआंग ने चेयरमैन कांग का दिया हुआ चेक निकाला और कहा कि अब वो अपनी हर वो चीज वापस लेगा जो शुरू से उसकी थी। वहां से निकलने के बाद हुआंग की मुलाकात चेयरमैन कांग से हुई। असल में जब चेयरमैन ना के लोगों ने हुआंग के सिर पर बेरहमी से हमला किया था, तब उस सदमे की वजह से दोनों की आत्माएं फिर से अपने असली शरीर में लौट आई थी। चेयरमैन कांग गुप्त अस्पताल के कमरे में होश में आ गए थे। अपने ससुर को होश में देखकर दामाद खुशी से रो पड़ा, लेकिन चेयरमैन कांग के पास भावुक होने का समय नहीं था। वो तुरंत हुआंग को बचाने के लिए निकल पड़े। आखिर जो इंसान एक बार मौत का सामना कर चुका हो उसे अब किसी चीज का डर नहीं रहता। रास्ते में चेयरमैन कांग ने सेक्रेटरी ली को फोन करके सब कुछ संभालने के लिए कहा। उधर बंदरगाह पर असली हुआंग को बुरी तरह पीटा जा चुका था। चेयरमैन ना के लोग उसे एक नाव पर डालकर समुद्र में ले जाकर खत्म करना चाहते थे, लेकिन हुआंग को होश आ चुका था। उसने मौका मिलने तक बेहोश होने का नाटक किया। जैसे ही उन लोगों की नजर हटी उसने पलटवार कर दिया। जो भी चीज उसके हाथ लगी उसने उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में उसने सबकी अच्छी तरह पिटाई कर दी और वहां से जितनी तेज भाग सकता था भाग निकला। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। सेक्रेटरी ली और गे यून भी वहां आ गए। चेयरमैन ना के सभी लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन हुआंग का कहीं कोई पता नहीं चला। गे यून बहुत परेशान हो गई, लेकिन सेक्रेटरी ली ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। उन्होंने मजाक में कहा कि एक बुजुर्ग सुपर हीरो पहले ही उसे बचा चुका है। उधर काफी दूर एक जगह पर हुआंग और चेयरमैन कांग आमने सामने खड़े थे। हुआंग इस बूढ़े आदमी से थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे हर समय हीरो बनने का बहुत शौक था। उसने पूछा कि क्या चेयरमैन सच में अपनी उस लंगड़ी टांग के साथ उसे बचाने निकल पड़े थे। हुआंग ने बताया कि कोमा में रहने के दौरान भी उसे सब कुछ पता था। वो उन जुड़वा भाई बहनों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसकी टांग खराब कर दी और उसका फुटबॉल करियर खत्म कर दिया। चेयरमैन कांग उसकी बात से सहमत थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सब कुछ उनकी योजना के हिसाब से होगा। हुआंग के शरीर में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर ली थी। अब समय आ गया था कि जाल समेटा जाए और जुड़वा भाई बहनों को उनके किए की सजा दी जाए। हुआंग ने कहा कि अच्छी बात यह है कि चेयरमैन कांग के तीनों बच्चे बुरे नहीं निकले। सबसे छोटी बेटी जी यून सच में बहुत अच्छी इंसान है। वो सुंदर भी है और दिल की भी बहुत साफ है। हुआंग को डर था कि कहीं सीसीटीवी कैमरों में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड न हो गई हों, लेकिन चेयरमैन कांग ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सेक्रेटरी ली सारे सबूत मिटा देंगे। और सच में अगली सुबह बड़ी बहन को पिछली रात का वो भूत वाला मामला बहुत अजीब लगा। उसने अपने लोगों को सारे कैमरे चेक करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उधर जी यून हुआंग को लेकर बहुत परेशान थी। वो उसके घर पहुंची और काफी देर तक उसका इंतजार करती रही। जैसे ही उसने हुआंग को सुरक्षित देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो दौड़कर उसे गले लगा बैठी। इस अचानक मिले गले ने हुआंग का दिल जोर जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। जब वो चेयरमैन कांग के बेहोश शरीर में फंसा हुआ था तब वो रोज उनके परिवार वालों से मिलता था। उनमें सबसे ज्यादा मिलने आने वाली जी यून ही थी। वो हमेशा एक छोटी चिड़िया की तरह उसके पास बैठकर बातें करती रहती थी। उसकी अच्छी सोच और मुस्कान ने धीरे धीरे हुआंग के टूटे हुए दिल को भरना शुरू कर दिया था। इसके बाद हुआंग जी यून को रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। वो उसे बीफ स्ट्यू खिलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही जी यून कमरे में पहुंची वो वहीं की वहीं रुक गई। उसके सामने उसका पिता बैठा हुआ था। जिस पिता को वो मर चुकी समझ चुकी थी, आज वो उसके सामने जिंदा बैठा था। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चेयरमैन कांग ऐसे इंसान थे जो अपनी भावनाएं ठीक से जाहिर नहीं कर पाते थे। उन्होंने बस अपनी बेटी को सामने बैठने का इशारा किया और अपने तरीके से उसका ख्याल रखने की कोशिश की। जी यून खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ उसकी असली हालत बता रहे थे। आखिरकार वो फूट फूट कर रो पड़ी और पिछले कई सालों का सारा दर्द बाहर निकाल दिया। उसे हमेशा लगता था कि चेयरमैन कांग अपने जुड़वा बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उसे ये भी लगता था कि उसे इतना अजीब नाम भी इसलिए दिया गया था क्योंकि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते हैं। अपनी बेटी की ये गलतफहमी सुनकर चेयरमैन कांग जल्दी से उसे सच बताने लगे। उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसके सभी बच्चे उसके अपने खून हैं और वो सबको बराबर प्यार करता है। बस उसे कभी समझ नहीं आया कि वो अपने दिल की बात कैसे कहे और अपने बच्चों के लिए अपने प्यार
व्यवहार को कैसे दिखाए। बाहर खड़ा हुआंग ये सब देख रहा था। वो चाहता था कि पिता और बेटी को कुछ समय अकेले बिताने का मौका मिले, इसलिए हुआंग चुपचाप वापस घर लौट आया और सीधा अपनी दादी के गले लग गया। दादी खुशी खुशी उसे अपनी नई शानदार जिंदगी के बारे में बताने लगी। चेयरमैन कांग ने पैसों की मदद से उन्हें हर तरह की मेहनत वाले काम से छुटकारा दिला दिया था। घर की सफाई के लिए रोबोट वैक्यूम था, पीने के लिए ढेर सारे टॉनिक ड्रिंक थे और जब भी थकान महसूस होती तो ऑटोमेटिक मसाज चेयर पर आराम कर सकती थी। सच में पैसा बहुत आराम खरीद सकता है। हुआंग के घर पर एन बोक भी मौजूद था। हुआंग को वापस देखकर वो बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ जी युन ने अपनी माँ को अपने पिता से मिलने की खबर दी। मैडम को यह सुनकर बेहद खुशी हुई कि उनके पति आखिरकार होश में आ गए थे। लेकिन जी युन और एन बोक दोनों को अब हुआंग थोड़ा अजीब लगने लगा था। पहले के मुकाबले वो बहुत शालीन हो गया था। अब वो धीरे और विनम्र तरीके से बात करता था, जबकि पहले उसका स्वभाव काफी रूखा था। ये सोचकर हुआंग को बड़ा अन्याय महसूस हुआ। उसने तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए चेयरमैन कांग को अपना शरीर उधार दिया था, लेकिन इस दौरान उसकी पूरी हीरो वाली इमेज खराब हो गई थी। जब जी युन ने बताया कि वो अपने पिता से मिल चुकी है तो एन बोक को लगा कि उसने कोई भूत देख लिया है। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दोपहर में चेयरमैन अपने ही होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में पहुंचे। उनके बेटे ने उनके सारे सामान पहले से वहां रखवा दिए थे और एक भावुक चिट्ठी भी छोड़ दी थी। उस चिट्ठी में बेटे ने लिखा था कि अब उसमें अपने पिता का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। उसने स्वीकार किया कि वो लालच में आकर बड़ी बहन के साथ मिल गया था और अपने ही पिता को नुकसान पहुंचाया। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। उसने बताया कि उसने बड़ी बहन को गिराने की पूरी योजना तैयार कर ली है और अब बस चेयरमैन कांग के आदेश का इंतजार कर रहा है। बेटे का ये पश्चाताप देखकर चेयरमैन कांग का भी संतुष्ट हुए। उन्हें लगा कि जो बच्चा भटकने के बाद वापस सही रास्ते पर आ जाए उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। उधर बड़ी बहन घर लौटी तो उसने देखा कि पूरा घर खाली पड़ा है। पूछने पर पता चला कि बच्चों को उनके दादा दादी के घर भेज दिया गया है। उसका पति अभी भी घर पर था और उसके काम से लौटने का इंतजार कर रहा था। वो हमेशा बड़ी बहन का सबसे मजबूत सहारा रहा है और हर मुश्किल समय में उसका साथ देता रहा है। लेकिन बड़ी बहन किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। वो हमेशा अपने पति पर नजर रखती थी। इसी निगरानी के दौरान उसे पता चला कि चेयरमैन कांग अभी भी जिंदा है और उनका इलाज कराने के पीछे उसका पति ही था। ये जानकर बड़ी बहन गुस्से से भर गई। उसे एहसास हुआ कि घर में हर किसी को चेयरमैन कांग के जिंदा होने की खबर थी, सिर्फ वही अकेली अंधेरे में रखी गई थी। वो तुरंत होटल पहुंची और चेयरमैन कांग से मिलने चली गई। अपनी बेटी को देखकर चेयरमैन भी काफी हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन का सूचना तंत्र इतना तेज होगा कि वो इतनी जल्दी सब कुछ पता लगा लेगी। चेयरमैन कांग ने सारी गलती खुद पर ले ली। उनका मानना था कि बच्चों का इतना बिगड़ जाना उनकी अपनी परवरिश की गलती थी। उन्हें सालों पहले की एक घटना याद आई जब बड़ी बहन ने अपने भाई के वायलिन की तारें काट दी थीं। उस समय उन्होंने उसे सही तरीके से नहीं रोका था और यही वजह थी कि वो धीरे धीरे अपनी महत्वाकांक्षा के दलदल में और गहराई तक फंसती चली गई। चेयरमैन कांग ने अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया और उससे कहा कि अभी भी वक्त है, वो वापस लौट सकती है। लेकिन बड़ी बहन कैसे अपनी महत्वाकांक्षा को सिर्फ थोड़े से पिता के प्यार के लिए छोड़ देती। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि चेयरमैन कांग को शेयर होल्डर्स मीटिंग खत्म होने तक कहीं छिपा कर रखा जाए ताकि उसकी चेयरवुमन की कुर्सी पर कोई असर न पड़े। ये सब कुछ यून से ने देख लिया था। वो पहले से ही चेयरमैन कांग के जिंदा होने पर गुस्से में थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात पर गुस्सा आया कि बड़ी बहन ने चेयरमैन को छिपा दिया जबकि वो खुद हत्या के आरोप के डर में भागती फिर रही थी। अगली सुबह हुआंग कंपनी पहुंचा, लेकिन वो खुद को काफी असहज महसूस कर रहा था। चॉइसम ग्रुप में एक कर्मचारी के रूप में ये उसका पहला दिन था। तभी सेक्रेटरी ली उसके पास आए। वो अच्छी तरह समझते थे कि पिछले कुछ समय में हुआंग ने कितना दर्द और बेबसी झेली है। किसी का सच में उसे समझना हुआंग के लिए बहुत बड़ी बात थी और वो इसके लिए आभारी महसूस कर रहा था। उसी समय जे युन का फोन आया। उसने बताया कि चेयरमैन कांग एक बार फिर गायब हो गए हैं, लेकिन अब शेयर होल्डर्स मीटिंग शुरू होने वाली थी। हुआंग के पास अकेले मंच पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जे युन की ओर से अधिकार लेकर उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मांग की कि बड़ी बहन को ग्रुप की चेयरवुमन के पद से तुरंत हटाया जाए। अपनी बात को मजबूत करने के लिए उसने बड़ी बहन के सारे अपराधों का उजागर करना शुरू कर दिया। बताया कि कैसे बड़ी बहन ने तायहा ग्रुप के साथ मिलकर करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की जानकारी लीक की, कैसे उसने कंपनी का पैसा गबन किया और एक चैरिटी फाउंडेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। उसके अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि किसी भी इंसान को गिराने के लिए काफी थी। लेकिन बड़ी बहन अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तब हुआंग ने सबकी जिज्ञासा खत्म करते हुए वो सबूत पेश किया जिसमें साफ दिख रहा था कि बड़ी बहन ने जानबूझकर तकिए से चेयरमैन कांग को दम घोटने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि हुआंग के पास कोई सबूत नहीं होगा, लेकिन उसका छोटा भाई पहले ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था और उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए थे। दोनों भाई बहनों ने चेयरमैन कांग के संरक्षण में कंपनी का पैसा गबन किया था। इसके बाद उन्होंने चेयरमैन की कार भी चुरा ली थी। कार चलाते समय वे डैश कैम की रिकॉर्डिंग देख रहे थे और उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हुआंग घायल हो गया था। इसके बाद ग्रुप की चेयरमैनशिप के लालच में उन्होंने अपने ही सगे पिता के खिलाफ साजिश रच डाली। सारे सबूत साफ साफ सामने थे, लेकिन बड़ी बहन हार मानने को तैयार नहीं थी। वो आखिरी दम तक अपनी बात पर अड़ी रही। तभी चेयरमैन कांग वहां आ गए और उसकी बोलती बंद हो गई। असल में दामाद को पहले से ही पता था कि उसकी पत्नी उस पर शक कर रही है। खतरा महसूस होते ही वो और जी यून तुरंत चेयरमैन कांग को बचाने के लिए वहां पहुंच गए। अब बड़ी बहन पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। ऐसा नहीं था कि सबने उसे छोड़ दिया था, बल्कि उसने खुद ही सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ता चुना था। पुलिस बड़ी बहन को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने वहां से भागने की कोशिश
कोशिश की। तभी यूनसे की कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। बड़ी बहन को लगा कि अब उसका अंत तय है, लेकिन तभी चेयरमैन कांग ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर उसे बचा लिया। भले ही उसकी बेटी ने उसके साथ गलत किया था, लेकिन एक पिता होने के नाते चेयरमैन कांग ने खतरे की घड़ी में अपनी बेटी की रक्षा करना ही चुना। शायद अपने किए का पछतावा ही अब बड़ी बहन को जिंदगी भर सता सकता था। कानून उसे कुछ सालों या दशकों की सजा दे सकता है, लेकिन मन की सजा इंसान को पूरी जिंदगी झेलनी पड़ती है। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। अब बड़ी बहन अपनी मानसिक हालत खो चुकी थी। वो दिन भर अजीब और बेतरतीब तस्वीरें बनाती रहती थी, बिल्कुल अपने बिखरे हुए मन की तरह। उसने अपने जीवन की सारी बुरी यादों और अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को भी भुला दिया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ प्यार और रोमांस की कल्पनाएं ही बची थी। छोटा भाई भी जमानत पर बाहर आ गया था और अब वो एक सिंगल फादर बनकर अपने दोनों बेटों की परवरिश कर रहा था। उसकी अपनी सौतेली माँ के साथ भी काफी अच्छी बनती थी। मैडम को अब एक मशहूर फूड ब्लॉगर बन चुकी थी। उन्हें खाना बनाने और कैमरे के सामने खुद को पेश करने में नई खुशी मिल गई थी। वहीं मिस्टर बैक आखिरकार अपने सपने के मुताबिक एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए थे। हालांकि वो अब भी अक्सर सेक्रेटरी ली को परेशान करने पहुंच जाते थे। चोई सुन ग्रुप का लक्ष्य अब भी चेयरमैन ना के तायहा ग्रुप को पीछे छोड़ना था। जी यून अब भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। अब उन्हें अपने काम का अच्छा अनुभव हो चुका था और वो अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी पहचान बना रही थी। आज डिपार्टमेंट में नए कर्मचारियों की भर्ती चल रही थी। जी यून उन्हें चेयरमैन के ऑफिस में लेकर गई ताकि वो उन्हें ग्रुप का स्लोगन दिखा सके। जैसा कि चेयरमैन कांग हमेशा कहते थे, काबिलियत रखने वाला कोई भी इंसान ग्रुप का चेयरमैन बन सकता है। हो वोंग फिर से फुटबॉल के मैदान में लौट आए थे, लेकिन इस बार एक कोच के रूप में। वहीं चेयरमैन कांग अब क्लब के मालिक बन चुके थे। सपनों से भरे उन बच्चों को देखकर उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो खुद फिर से जवान हो रहे हों। ये सिर्फ एक नौकरी या किसी अमीर आदमी का शौक नहीं था, बल्कि देश के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के सपनों को नई रोशनी देने का एक मौका था। चेयरमैन कांग हो वोंग को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते थे, लेकिन हो वोंग की नजर उनकी बेटी पर थी। एक दिन जब चेयरमैन कांग या हो वोंग और जी यून को किस करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो गुस्से में उनकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तभी अचानक एक खूबसूरत अभिनेत्री वहां आ गई और तीनों एक साथ गिर पड़े। बड़ी बहन को बचाने के दौरान अपना एक पैर गंवा देने के बाद चेयरमैन कांग पहले से ही काफी कमजोर हो चुके थे और जहां तक हो वोंग की बात है, उसकी जिंदगी अब और भी ज्यादा उलझने वाली थी। उसके पास एक ऐसी अजीब शारीरिक स्थिति थी जिसकी वजह से उसकी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती थी। किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि इस बार उसकी आत्मा उस अभिनेत्री के शरीर में पहुंच गई। ये वाकई एक मजेदार और थोड़ी दुख भरी स्थिति थी।